आज के आपके करंट अफेयर्स 8 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है पोपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो पोपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पे है? असम पे। ठीक है, ये असम में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सदर्न बैंक ब्रह्मपुत्र के साउथ साइड पे लोकेटेड। ठीक है, यानी कि अगर ये आपकी ब्रह्मपुत्र जैसे फ्लो कर रही है, इसके इस साइड पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इसकी यानी कि अगर पार्क की देखा जाए, पार्क की नॉर्थ बाउंड्री जो है एक साइड पे ब्रह्मपुत्र बनती है। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए इससे उल्टा कि पार्क की मतलब स्टेटमेंट अगर बन के आए कि नॉर्थ पार्क की नॉर्थ बाउंड्री कहाँ को टच करती है, वो पोपितोरा करती है, सॉरी ब्रह्मपुत्र करती है। ठीक है, पोपितोरा क्यों फेमस है? ये ना वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है जहां पे इंडियन राइनोज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपके और एनिमल्स भी हैं पर आपके इंडियन राइनोज यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस कारण ये फेमस है। इंडियन राइनोज या जिन्हें वन हॉर्न राइनोज कहते हैं, ये क्यों अलग है? क्योंकि आपके यूजुअली जो दुनिया भर में जो आपके गैंडे पाए जाते हैं, जो राइनोस पाए जाते हैं, उनके दो सिंग होते हैं आगे। ये जो आपका राइनो है इसका सिर्फ एक ही सिंग होता है, इस कारण ये यूनिक है। जो वन हॉर्न राइनोस हैं ये या तो इंडिया में पाए जाते हैं या भूटान में पाए जाते हैं, और किसी देश में नहीं पाए जाते। और इंडिया इसी कारण मेन कंट्री इनकी इंडिया ही पड़ती है, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड ही पाए जाते हैं। तो इसी कारण इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे और जो जानवर हैं जैसे कि आपके गोल्डन जैकल, वाइल्ड बोर, वाटर बफलो, बार्किंग डियर। ठीक है ये एक हिरन ही डियर, बस ये जब बोलता है ना वो आवाज ऐसे आती है जैसे कोई भौंक रहा हो, तो इस कारण इसका नाम बार्किंग डियर रख दिया गया। इंडियन लेपर्ड हो गए, और आपके रीसस मकैकू। रीसस मकैकू का क्या है? जो आपके बंदर होते हैं, जो आपके ये आम कॉमन बंदर है, उनका नाम एक्चुअली रीसस मकैकू है। ऐसे नाम देखो, कई बार कोई वर्ड नहीं पता होता है, इन्हें हमेशा गूगल करके देख लिया करो, पता चल जाएगा। रीसस मकैकू वही है जो आम आपको बंदर दिखते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पीसीएस ने प्रीवियस ईयर पेपर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रीसस मकैकू इंडिया में कहां कहां पाया जाता है। अब अगर ये पता है कि वो बंदर को ही, हमारा जो आम बंदर है उसे रेफर कर रहे हैं, वो तो इंडिया में हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो उसका यही था आंसर कि ऑल ओवर इंडिया। पर उसके लिए मेन नॉलेज जो होनी चाहिए थी वो ये था कि रीसस मकैकू है क्या, इस तरीके से। दूसरा आपका करंट अफेयर है केमिकल के बारे, अमोनिया के बारे। हुआ क्या है कि आपकी जो यमुना है उसके अंदर अमोनिया का बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अमोनिया का पोल्यूशन या तो आपकी इंडस्ट्री से आता है, या आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो टॉयलेट्स फ्लश ये सब कुछ होता है, अगर ये जाके नदियों में गिर रहा है उसके कारण अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिच कंपाउंड है। ये कलरलेस होता है अपने आप में, पर इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल कैसी हुई? बेकार मत, हाँ तीखी और बेकार वैसे। ठीक है, खट्टी स्मेल होती है बिल्कुल। ठीक है, तीखी स्मेल होती है। तो आपकी लैब्स में भी जब आप केमिस्ट्री करते हो वो खट्टी का मतलब है कि यही स्ट्रॉन्ग कि तीखी है, उसे हिंदी में खट्टी कहते हो तो। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से भी आता है। हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं अमोनिया, उसके अंदर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, आपके बाकी जहां से भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है हर कहीं से अमोनिया रिलीज होता है। तो ये अमोनिया जब जाके पानी में जाके मिक्स होता है, प्रॉब्लम वहां पे आती है कि ये न्यूट्रिशन है एक तरह से। न्यूट्रिशन के कारण क्या होगा? कौन सा एनवायरनमेंट का प्रोसेस होता है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता था? यूट्रोफिकेशन में होता है कि आपके, क्योंकि देखो अमोनिया एक तरह से न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके एल्गे जैसी जो चीजें होंगी इन्हें खाने को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो ये हद से ज्यादा ग्रो करने लगे। जब आपके एक्सेसिव न्यूट्रिशन के कारण आपके पानी के अंदर एक्सेसिव
प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ होने लगे, क्योंकि इनके पास देखो अगर एल्गे ज्यादा होगा, एल्गे खाने वाली फिशेस को भी खाना ज्यादा मिलने लग जाएगा, वो भी और ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी, उन्हें खाने वाली जो थोड़ी और बड़ी फिशेस है वो होंगी। करते कराते आपकी पूरी की पूरी वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इतने ज्यादा जब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अल्टीमेटली करते क्या है कि आपकी ये जीते कैसी हैं सारी फिशेस, कैसे जीती हैं ये, आपके जो पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो ये लगातार मुंह खोल रही होती हैं, ये एक तरह से पानी अंदर लेके जाती हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व पड़ी है ये वो निकाल लेती है। ठीक है, अब जब ज्यादा फिशेस हो जाएंगी धीरे धीरे ये ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन से पानी में ऑक्सीजन आती कहां से है, आपका पानी जो आपके हवा के कांटेक्ट में है ना, यहाँ पे लगातार गैस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है, ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। पर जब आपका एल्गे फैलेगा, एल्गे क्या करेगा, सारे पानी को कवर कर लेगा। ठीक है, वो सारा फैल गया, उसने सनलाइट भी बंद कर दी और दूसरा ऑक्सीजन का आना भी बंद कर दिया। अभी तो अंदर बहुत सारी फिशेस रह रही होंगी, पर होगा क्या, धीरे धीरे आपकी सारी फिशेस मरने लग जाएंगी और ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, जब आपकी ऑक्सीजन डिप्लीट होनी शुरू होगी, फिर अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा वाटर सब कुछ अंदर मरने लग जाएंगे सारे, तो ये बन जाता है एक डेड जोन। ये पानी के अंदर फिर कुछ नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ नहीं जिंदा रह सकता। तो एक बार ये प्रोसेस शुरू होता है यूट्रोफिकेशन से। यूट्रोफिकेशन का अपना मतलब है एक्सेस का न्यूट्रिशन जब पानी में आ गया तो एक्सेस में ऑर्गेनिजम्स बढ़ने लग जाएंगे, उसे पानी बेयर नहीं कर पाएगा इतने ज्यादा लोड को। ठीक है, और आपकी धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लग जाएगी और ये डेड जोन बन जाएगा। क्लियर है? अमोनिया और क्या काम करता है, ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इवन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर अमोनिया डलता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से साफ सफाई में भी हेल्प कर सकता है, और आपके फार्मा इंडस्ट्री में अमोनिया का बहुत यूज है। ठीक है, तो करते कराते ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर है? अब नेक्स्ट आपके एक साउथ इंडिया का फेस्टिवल उसके बारे आया हुआ था, नगुला चवथी। ये जो फेस्टिवल है ये आपके एक तरह से नाग पूजा, हमारे यहाँ पे नॉर्थ में नाग पूजा जिसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड इसे नगुला चवथी कहते हैं। तो ये स्नेक्स की पूजा है। आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे, देखो इंडिया के अंदर ना स्नेक्स बहुत ही यूनिक कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। अगर तुम पुराने जो बहुत पुराने टेम्पल्स या बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बनी होंगी ना, उनके ऊपर अगर तुम देखोगे ना स्नेक्स के डिजाइन बनाए पड़े होते हैं। स्नेक एक बहुत ही आम चीज है आपके टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो खासकर तो स्नेक्स को क्यों पूछते हैं? टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। अगर मंदिरों के अंदर सांप ड्रॉ करके रखे हैं, कोई तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। हाँ, स्नेक्स को ना क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों चीजों का एक मतलब इन्हें उस चीज से देखा जाए तो स्नेक्स को एक प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, इन सारी चीजों के लिए लकी भी माना जाता है। उसके अलावा स्नेक्स को एज अ फार्मिंग में फ्रेंड्स ट्रीट किया जाता था, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली एक फार्मिंग कंट्री रही है। क्योंकि ये पेस्ट खा जाते हैं ना, जो आपके जैसे राट्स हो गए या कुछ भी हो गए जो आपकी फसलें खा जाएंगे, उन्हें खा जाते हैं, तो उन्हें एक तरह से फ्रेंड्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसी कारण आपके स्नेक्स आपके कल्चर में आए। ठीक है, ऑब्वियसली ह्यूमंस पे भी अटैक होते हैं, पर वो रेयर है, वो जितना वैसे हमारे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं उससे कम ही है अटैक्स, इस कारण ये सारी चीजें। ठीक है, इसलिए इसे पूछा जाता है। तो इसमें यही नाग देवता ये सब कुछ। तो इसे मैरिड वुमेन, खासकर साउथ इंडिया में जो ये मनाया जाता है, वहां पे मैरिड वुमेन खासकर अपने बच्चों के वेलबींग के लिए इसे मनाते हैं, उसके फास्ट रखते हैं, वो सब कुछ करते हैं। ये आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया में, तमिलनाडु, इस नाम से यहाँ पे जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। अब देखो ये सिविल डिसोबीडियंस, जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है,
करंट अफेयर डायरेक्टली हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नहीं था। जो आपका सूडान देश है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, आपके ईस्ट अफ्रीका में पड़ गया, ऊपर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। जो आपके पूरे अफ्रीका का मैप अगर मैं पूरे कॉन्टिनेंट का बनाऊं, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, इजिप्ट के नीचे यहाँ पे पड़ता है। ये जो आपका सूडान है, सूडान में इस टाइम बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मिलिट्री ने क्योंकि टेक ओवर कर लिया था, थोड़े करंट अफेयर्स पहले आया था कि वहां पे फौज ने तख्ता पलट कर दिया है आपकी सरकार का, और खुद सरकार संभाल ली है। तो इसलिए वहां पे सरकार मतलब फौज के अगेंस्ट लोग सड़कों पे उतर आए हैं, और वो वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं आपके इस कू के खिलाफ। ये जो वर्ड होता है ना कू, कू का मतलब ही होता है तख्ता पलट, ठीक है, पूरा वर्ड कू दी तात, स्पेनिश वर्ड है कू दी तात। इस वर्ड का मतलब होता है तख्ता पलट कर दिया, आपकी मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। तो कू वर्ड शॉर्ट में बस यही लिख देते हैं कू को, कि कू हो गया है, उसका मतलब है मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। पूरा वर्ड ये है कू दी तात, कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अब इससे हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आती है। देखो हमारी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, या सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, या डांडी मार्च भी कहते हैं। हुआ क्या था, साल था आपका 1930 का। आपके गांधी जी को बोला गया कि देखो आपके कोई मूवमेंट शुरू करनी थी हमने, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रिटिश के खिलाफ और उनके जो साइमन कमीशन के बाद जितनी भी हमारी डिससैटिस्फैक्शन थी वो सब कुछ था। हमने अपना 1929 में गोल ले लिया था पूर्ण स्वराज का। हमने बोल दिया था कि हमारा इंडिया में अब फुल इंडिपेंडेंस लेने का ही एम है 1929 में। तो इसी के चलते हुए आपके गांधी जी को कमांड दी गई कि आप लीड कीजिए कि पूरे इंडिया के अंदर किस तरीके से मूवमेंट ऑर्गेनाइज हो। गांधी जी ने एक ऐसा इशू चुना जिससे हर कॉमन पर्सन भी कनेक्ट कर पाता। वो था कि आपके जो ब्रिटिश थे ना, वो नमक जो सॉल्ट है आपका, उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे। एक तो इसके ऊपर टैक्स था, दूसरा सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिश बना सकते थे, ये उनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यही है मार्केट में। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कल टेलीकॉम कंपनीज में अगर सिर्फ जैसे एयरटेल रह जाए, अगर सारी खत्म हो जाए, एयरटेल अपनी मनमर्जी से प्राइस चार्ज करेगा। ब्रिटिश ने क्या किया था, सॉल्ट एक ऐसी चीज थी हर एक ने खरीदना है, ब्रिटिश ने कोई कंपटीशन ही नहीं बनने दिया। ब्रिटिश ने सिर्फ अपने पास मोनोपोली रखी कि सिर्फ हम बनाएंगे सॉल्ट और कोई नहीं बना सकता। इसके चलते हुए क्या हुआ, जब इन्होंने मोनोपोली बना के रखी, इन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस भी लगाए, सॉल्ट के प्राइसेस भी ज्यादा रखते थे। अब इसका असर ये था कि हर आम इंसान को ये चीज चुभती थी कि नमक इतना महंगा क्यों है। तो गांधी जी ने इसलिए इस इश्यू को उठाते हुए उन्होंने कहा कि मतलब ब्रिटिश अपने किस आश्रम में वो रहते थे, साबरमती आश्रम में वो रहते थे, वहां से उन्होंने वॉइस रॉय को लिखा कि देखो मैं यहाँ से चल के जाऊंगा। 24 डेज का उन्होंने टोटल मार्च किया था कि मैं अपने साबरमती आश्रम से चलना शुरू करूंगा, मैं जाऊंगा दांडी तक, दांडी जाके मैं नमक बनाऊंगा, मुझे रोक सकते हो, मुझे अरेस्ट कर सकते हो, कर। तो चलते गए, उनके साथ लोग जुड़ते गए, और चलते चलते टोटल उन्होंने 390 किलोमीटर ट्रैवल किया साबरमती से दांडी तक, ठीक है। और यहां जाके उन्होंने कानून तोड़ा सॉल्ट बनाने का, ठीक है। ये जो कानून तोड़ा, मतलब सॉल्ट सिर्फ वही बना सकते थे, तो कानून तोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही ये होता है कि जो आपके सिविल कानून है उन्हें उनके अगेंस्ट डिसओबीडियंट हो जाना, कि उन्हें मानना छोड़ देना, कि हम ये कानून नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो होती है सिविल डिसोबीडियंस। क्लियर है? तो इस तरीके से तो ये फाइनली मूवमेंट जाके खत्म हुई थी जब आपके गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, ठीक है। 1931 में जाके 32 में जाके ये मूवमेंट खत्म होगी, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तब, और गांधी इरविन पैक्ट हो गया।
इरविन आपके वॉइस रॉय थे, वो गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा कि प्लीज आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लीजिए। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या हो रही थी? एक राउंड टेबल की सिग्निफिकेंस क्या होती है? सब बराबर है। ये हिस्ट्री में, ये जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर सेकंड हुई ऑब्वियसली, तो ये सारी 1931-32 इसी टाइम पे हो रही थी। 1931 जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जा रही थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अगला एक्ट बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन या अगला एक्ट बनाने के लिए, कि इंडिया के लिए क्या कानून बनाया जाए। 3 सेकंड में किया था, पर गए थे, पहली मीटिंग में उठ के आ गए, क्योंकि वहां पे बात हुई कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं। उसमें क्या था कि आपके जो शेड्यूल कास्ट हैं उन्हें वो देना चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे मुस्लिम्स को दिया था, फिर सिख, क्रिश्चियंस, उन सबको दे दिया था। अब वो एक ही रिलीजन के अंदर भी डिवीजन लाना चाहते थे। तो इस कारण गांधी जी ने कहा मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगा, उठ के वहां से वापस आ गए। इंडिया लैंड होते ही उन्हें, लैंड शिप से वापस आते ही उन्हें, पोर्ट पे उतरते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पूना जेल में डाल दिया गया। वो पूना जेल में हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे। उन्हें मनाने के लिए खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर को आना पड़ा, और उनमें एक एग्रीमेंट हो गया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट ना लो, उसकी जगह रिजर्वेशन दे देते हैं। उसे कहते हैं पूना पैक्ट। वो हुआ था गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच, और यहाँ पे ये हुआ वाइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से। अगला जो करंट अफेयर है वो है मौलनू पिरावीर। ये है आपकी पहली कोविड के अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन बन गई है। ठीक है, इसका इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। ये कोविड के अगेंस्ट पहली, एंटीवायरल का मतलब है वायरस ही है ना, कोविड। एंटीवायरल का मतलब, वायरल का मतलब ही वायरस होता है, तो ये कोविड के वायरस के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे ये पहली, दुनिया की पहली मेडिसिन डेवलप हुई है जो आपको हेल्प करेगी इससे डील करने में। तो इसके जो अभी टेस्ट आए हैं, अगर किसी को पहले डिटेक्ट हो जाए और वो ये दवाई खाना शुरू कर दे, 50% चांसेस खत्म हो जाते हैं कि उसे कभी हॉस्पिटलाइजेशन के चांस जाना पड़ेगा, तो वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। जैसे अब आपका नॉर्मल सर्दी जुकाम है, धीरे धीरे वैसा बनता जाएगा। देखो ये रियलिटी है कि कोविड कहीं नहीं जाने वाला, अब वायरस आ गया है, वो रहेगा। ठीक है, बस ये है कि लॉन्ग टर्म में हम उसका असर खत्म कर रहे हैं। जो आपकी वैक्सीन्स लगी हैं, वैक्सीन्स इलाज नहीं है, वैक्सीन्स बस उसका असर कम करेंगी, तो अल्टीमेटली उसका असर नहीं रहेगा वो, तो वो आम वायरल जैसी बन जाएंगी। हाँ, अच्छा सॉरी, आपकी ये बनाई है यूके ने, लिखा हुआ है कहीं पे, यूएस तो लिखा है। ठीक है, ऐसे ड्रग इनोवेशन वेंचर्स इन्होंने बनाया, प्राइवेट कंपनी ने बनाया, पर ये सॉरी ये यूएसए कंपनी, इसे सबसे पहले अप्रूवल यूके में मिला है, अभी यूएसए में ये अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, वो था ये करंट अफेयर में कि आपकी यूके में इसे सबसे पहले अप्रूवल मिला, बनाया यूएसए कंपनी ने है, और अप्रूवल अभी सबसे पहले यूके में मिला, तो वहां पे ये अवेलेबल हो जाएगी और वहां से ये काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या काम करती है बेसिकली, जो आपके कोविड अंदर जाके हमारे RNA से एक चेन बनाने लग जाता है, जिससे वो पूरी की पूरी हमारी बॉडी में फैलता जाता है, ये चेन को बनाने से रोक देती है। तो वो चेन तोड़ता जाएगा ये, तो अपने आप आपका वायरल नहीं फैलेगा। ठीक है, क्लियर है? अगला आपका करंट अफेयर है बिग डेटा। आपको एक कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बिग डेटा होता क्या है। देखो, बिग डेटा एनालिसिस है एक तरह से। बिग डेटा क्या मतलब है, आजकल के जमाने में ना जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं और आपकी इवन गवर्नमेंट है, इनके पास ना डेटा बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ही लगा लो, गवर्नमेंट के पास अब तुम्हारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, ट्रैवल,
हर चीज का डेटा एक जगह आ रहा है। अब सरकार अगर सिर्फ ये पता करना चाहती है कि देखो कौन है जो टैक्स अवॉइड कर रहा है, या तो एक एक की फाइल खोलने बैठो, या आजकल कंप्यूटर एनालिसिस करके दे देते हैं कि ये पर्सन की स्पेंडिंग ऐसी दिखती है। कॉर्पोरेट्स भी इसे यूज करते हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपकी जो खर्चा करने के पैटर्न है उन्हें स्टडी करने के लिए बिग डेटा का यूज करते हैं। बिग डेटा क्या है, ये पूरा एनालाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये एनालाइज है सिस्टमैटिकली, हम सारा का सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे बड़े से बड़े डेटा को आप पूरा प्रोसेस करके, मतलब आपके डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर सारा डेटा डाल दो जितना भी आपके पास है, वो खुद लिंकेज बिठाएंगे और बता देंगे कि ये काम करना चाहिए आपको, तो क्लियर रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये चीजें बहुत आपके आजकल के टाइम में, जो मॉडर्न टाइम है, इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है कुछ नहीं, सारा डेटा जितना भी तुम्हारे पास डेटा, और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम सारा डेटा इस सॉफ्टवेयर में डाल दो और सॉफ्टवेयर से फिर पूछो कि तुम्हें जो भी डेटा चाहिए, उसे जो भी चीज रेलिवेंट दिखेगी वो सारी उठा के तुम्हारे आके ला देगा। तो इस तरीके से बिग डेटा काम करता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बिग डेटा, जो बड़े बड़े डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं और उन्हें हमारे समझने के लिए बहुत आसान बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं बिग डेटा। और पूरा तो एनालिसिस हो गया, उसे कहते हैं बिग डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बस आपकी कंसेप्ट यही है कि स्टोर कहाँ करें, यही चैलेंजेस हैं। बाकी सारी चीजें, वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी, ये तीनों चीजें ये डिलीवर करता है। जितना मर्जी इसमें डेटा डाल दो, जितनी मर्जी वेराइटी का हो, और बहुत ही तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। जैसे किसी का आपको, अगर आपको ये चाहिए, जैसे आपने सारा मेडिकल रिकॉर्ड डाल दिया, जितना भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड था वो सारा डाल दिया, आपके पास एक रिकॉर्ड आया कि कितने 4 व्हीलर के ओनर है, कितने उनके पास गाड़ी है, उसका डेटा भी डाल दिया। अब आप जानना चाहते हो कि कितनों के पास गाड़ी है, मतलब आपने सारे व्हीलर्स 2, 3, 4 सारे व्हीलर्स का डेटा डाल दिया था, और इस साइड से सारे इंश्योरेंस का डेटा डाल दिया। अब यहां तो खुद लिस्ट बनाने बैठो, ठीक है, या तुम बस उसमें एक कमांड दो कि मुझे डेटा बताओ कि कितने 4 व्हीलर ओनर हैं, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। वो सारे इंश्योरेंस की फाइलों में से हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लेगा, उधर से वो निकाल लेगा, उनके नाम टैली कर लेगा कि ये सेम लोग है, ठीक है, उन सबके नाम बना के वो खुद प्रोजेक्शन कर देगा कि ये सारे लोग हैं। तो ऐसा कोई भी, मतलब इससे और कॉम्प्लेक्स बनाना है कि लेट्स सपोज तुम ये जानना चाहते हो कितने हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले 4 व्हीलर ओनर हैं जिनका पिछले 1 साल में कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो किन्होंने एक्सीडेंट का क्लेम डाला, कहां डाला, वो सारा करके वो डेटा शो कर देगा। तो इससे बहुत जल्दी डिसीजन और बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। अगला आपका एक जनरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आया हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है। देखो ये आपकी ना जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिक्लेयर करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। दुनिया में कोई ऐसी साइट जो हमारे लिए कल्चरली या नेचुरली इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम नॉमिनेट कर सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। फिर यूनेस्को की कमेटी बैठेगी और ये डिसाइड करते हैं कि इसे ऐड करना है इस नाम को या नहीं करना। इससे ऐड करने से क्या होता है, देखो ऐड करने से कोई अलग से फंडिंग नहीं आती। देश जैसे इंडिया अपनी खुद की साइट्स को नॉमिनेट करता है, फिर उसमें से वो चुन लेते हैं कि कौन सी वर्थ है। नेचुरल और कल्चरल का क्या मतलब है, देखो नेचुरली या तो जो अर्थ की पूरी एवोल्यूशन हुई है उसमें वो बहुत ही यूनिक हो, या वो कल्चरली बहुत यूनिक हो। जैसे हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, आपकी गुजरात में रानी की वाव, वो है क्या, स्टेप वेल है आपके, ऐसे ना पूरा कुआं है वो एक तरह से, वहां पे पुराने जमाने में पानी इकट्ठा करते थे, रानी की वाव, ये आपके गुजरात में है, ठीक है। ये सारी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे आपका कंचनजंगा जो पहाड़ है, कहाँ पे है, सिक्किम में,
तो वो आपकी नेचुरल हेरिटेज है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट और नेचुरल और कल्चरल भी है वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे उस लोकली उस पहाड़ को पूजा भी जाता है और वो नेचुरली बना है, बहुत ही मैग्निफिसेंट है, इस कारण उसे दोनों का, उसे तीसरा कैटेगरी बन जाता है कि उसे मिक्स स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि दोनों का स्टेटस मिला हुआ है। तो होता कुछ नहीं, इससे कोई अलग फंडिंग नहीं आती इंटरनेशनली, तुम्हें खुद ही मेंटेन करना होता है, तुम्हें सब कुछ खुद करना होता है, पर ये तुम्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिला देता है कि तुम्हारे यहाँ पे कल्चर या तुम्हारे यहाँ पे साइट्स कितनी यूनिक है। फिर इससे क्या होता है, तुम्हारी कंट्री को टूरिज्म का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि टूरिस्ट देखेंगे कहाँ जा सकते हैं, ये लिस्ट देखेंगे इस देश में ये सब कुछ देखने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा। इसका बस ये बेनिफिट है, और कोई यूनेस्को कोई फंडिंग नहीं देता, कुछ नहीं देता, मेंटेन तुम्हें करना। बल्कि जो देश मेंटेन नहीं कर पाते उनकी साइट्स को ये रिमूव भी कर देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, टोटल 10 क्राइटेरियाज हैं आपके, 6 आपके कल्चर के हैं और आपके 4 आपके नेचुरल है। आपको यही एक स्टेटमेंट बन सकती है कि कल्चरल क्राइटेरिया ज्यादा है या नेचुरल। नेचुरल 4 क्राइटेरिया है और कल्चरल 6 है। इन सारी लाइनों को पढ़ोगे, इन सबका मतलब अल्टीमेटली सेम ही है कि जैसे कि कोई ह्यूमन क्रिएटिविटी है, कोई ऐसी चीज है, कोई आर्किटेक्चरल या टेक्नोलॉजी के वाइज कोई चीज है, ठीक है, या नेचर में कोई बहुत ही नेचुरल फिनोमेना वाली चीज है, चीज वही लिखी है, बस नेचर में कोई बहुत ही यूनिक चीज हो या हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बने, उसे हम ये कहते हैं। क्लियर है। इंडिया में पहली जो 4 साइट्स बनाई गई थी वो 1983 में बनाई गई थी, और इसमें से ताजमहल और आगरा फोर्ट भी थे, ठीक है, और तब से हम लगातार लिस्ट करते आ रहे हैं। इंडिया में 2 साइट्स ऐसी हैं जो मिक्स्ड कैटेगरी में आती है, एक आपका सुंदरबंस और एक कंचनजंगा, ठीक है, मिक्स का मतलब दोनों कैटेगरीज है उसके। क्लियर है। ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो